Hello, dear students. How are you? We are reading your chapter number 4 of History, the Making of a Global World. This will be the part number 12 of your chapter. Let's start. Rinderpest arrived in Africa in the late 1880s. स्टूडेंट्स रिंडरपेस्ट की बीमारी अफ्रीका में लेट 1880s में आई. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. स्टूडेंट्स ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है इरिटेरिया. इरिटेरिया में इटालियन सोल्जर्स आपके लड़ रहे थे और इटालियन सोल्जर्स को खाने के लिए मीट चाहिए था और मीट उनके लिए आता था ब्रिटिश एशिया से आने वाले एनिमल्स से. और जब इटालियन सोल्जर्स के लिए ब्रिटिश एशिया से वो एनिमल मंगवाए गए उनकी मीट की डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उन्हीं एनिमल्स के अंदर ये रिंडरपेस्ट की बीमारी थी. तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट से एंट्री की रिंडरपेस्ट की बीमारी ने. एंट्रिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट से इस बीमारी ने एंट्री की. रिंडरपेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892. स्टूडेंट्स अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से एंट्री करके ये बीमारी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गई. मीन्स अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा ओशन पड़ता है? अटलांटिक ओशन. तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे कब पहुंच गई है? 1892 में. इंडियन ओशन पड़ता है अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में, तो वहाँ से बीमारी स्टार्ट हुई थी. और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है अटलांटिक ओशन. तो बहुत ही जल्दी फॉरेस्ट की फायर की तरह, जंगल की आग की तरह ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे मीन्स अटलांटिक ओशन के पास में पहुंच गई 1892 में. इट रीच द केप अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप 5 ईयर्स लेटर. स्टूडेंट्स ये अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में पहुंच गई 5 ईयर्स के बाद, मीन्स 1897 में. अफ्रीका का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है केप ऑफ गुड होप. साउथ अफ्रीका में है ये जगह. अफ्रीका का वैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी और साउथ अफ्रीका कंट्री का भी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? केप. तो केप में भी पहुंच गई ये कब? 1897 में. और स्टूडेंट्स अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल. और इसने अपने रास्ते में आने वाले 90% कैटल को मार दिया. द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स. प्लांटर्स, माइन ओनर्स, colonial governments now successfully monopolized what scarce cattle resources remained to strengthen their power and to force Africans into the labor market. स्टूडेंट्स अफ्रीकन लोगों की लाइवलीहुड डिस्ट्रॉयड हो गई कैटल के मरने के बाद, क्योंकि 90% कैटल उनके मर चुके थे. और जो स्केर्स एनिमल थे, बच्चे कुछ पशु थे, उनके ऊपर किसने मोनोपलाइज कर लिया? मीन्स एक अधिकार कर लिया. प्लांटर्स, माइन ओनर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने. और कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने का मीन्स मजबूत करने का मौका मिल गया. और इसके साथ साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अफ्रीकन लोगों को लेबर मार्केट में जाने के लिए फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया. कंट्रोल ओवर द स्केर्स रिसोर्सेज टू कैटल enabled यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कंकर एंड सबड्यू अफ्रीका. स्केर्स एनिमल रिसोर्स थे, उनके ऊपर जब कंट्रोल कर लिया यूरोपियन लोगों ने, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने, तो इससे उनको किस चीज़ का मौका मिल गया? अफ्रीका को कॉन्कर करने का, कॉन्कर में जीतने का, और सबड्यू उनको गुलाम बनाने का. सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड. 19th सेंचुरी के वर्ल्ड में और भी इसी तरह की स्टोरी हो रही थी जहाँ पे वेस्टर्न लोग कॉन्क्वेस्ट करने का प्रयास कर रहे थे. 2.4 इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया. इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है स्टूडेंट्स? बंधुआ मजदूरी. मीन्स किसी को बंधक बना करके उससे मजदूरी करवाना. द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया आल्सो इलस्ट्रेट्स द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड. स्टूडेंट्स इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर का माइग्रेशन होना, बंधुआ मजदूरों का मतलब कि आपके माइग्रेट कर जाना, वो 19th सेंचुरी के वर्ल्ड का टू साइडेड नेचर दिखाता है. तो कौन सी दो साइड थी वो 19th सेंचुरी के वर्ल्ड की? इट वाज ए वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी. higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas, and new forms of coercion
इन अदर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो साइड हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होना ये पॉजिटिव है, ग्रेट मिजरी नेगेटिव, हायर इनकम पॉजिटिव, पॉवर्टी नेगेटिव। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज मीन्स टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी होना वो पॉजिटिव, और कोर्सन होता है किसी को टॉर्चर करना, वो क्या है नेगेटिव। तो दो साइड थी, एक तरफ आपके पॉजिटिव साइड थी और दूसरी तरफ नेगेटिव। मिजरी क्या होता है, दुख या कष्ट देना किसी को। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines and in road and railway construction projects around the world. Students, 19th century में हजारों की संख्या में इंडियन और चाइनीज लेबरर्स वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं काम करने के लिए। और वो कहाँ कहाँ काम करते थे, प्लांटेशंस में, माइंस में, या कहीं पे रोड और रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। इन इंडिया इंडेंचर्ड laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employers' plantations. इंडिया में स्टूडेंट्स इंडेंचर्ड लेबर को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हायर किया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट होता था 5 ईयर्स का। उनको इंडिया आने की तभी अनुमति दी जाती थी वापस जब वो अपना 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देते थे। मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स came from the present regions of Eastern Uttar Pradesh, Bihar, Central India and the dry district of Tamil Nadu. स्टूडेंट्स इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर किन पार्ट से जाते थे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और तमिलनाडु के जो सूखे ज़िले थे, ड्राई डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ से। इन द मिड 19th century these regions experienced many changes. Cottage industries declined, land rents rose, lands were cleared for mines and plantations. स्टूडेंट्स ये लेबर क्यों दूसरी कंट्री में जाते थे, उसके पीछे रीज़न क्या थे। इन एरियाज़ के अंदर, जिन एरियाज़ से इंडेंचर्ड लेबर गए, वहाँ पे अनेक चेंज आए मिड 19th century में। एक तो वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी, मीन्स जो लघु उद्योग थे, घरेलू या कुटीर उद्योग थे, वो ख़त्म हो गए। और जिस ज़मीन पे वो खेती करते थे उस ज़मीन का रेंट भी रोज हो गया, मीन्स बढ़ गया। लैंड्स वर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस, और उनकी ज़मीन भी छिन गई क्योंकि वहाँ पे कौन सी चीज़ें एस्टेब्लिश कर देगी, माइंस और प्लांटेशंस। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पुअर, इन सभी चीज़ों ने पुअर की लाइफ को अफेक्ट किया। दे फेल टू पे देयर रेंट्स, वो अपना रेंट पे करने में फेल थे, मीन्स अपना रेंट पे नहीं कर सकते थे। बिकेम डीपली इंडेप्टेड, बहुत गहरे कर्ज में वो फंस गए। एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और उनको दूसरी कंट्री में वर्क की तलाश में माइग्रेट करना पड़ा। The main destinations of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana and Suriname, Mauritius and Fiji. जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर की मेन डेस्टिनेशन थी, मुख्य मंजिलें कौन सी थी उनकी, जहाँ पे वो काम करने के लिए जाते थे, कैरिबियन आइलैंड जैसे त्रिनिदाद, गुयाना और सूरिनाम, और कुछ दूसरी कंट्रीज में भी जाते थे लाइक मॉरिशस और फिजी। मॉरिशस ये इंडियन ओशन में कंट्री है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे आइलैंड कंट्री है ये, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुई। और फिजी भी इंडियन ओशन में है ये कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा फिजी, इसकी कैपिटल है सुआ। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सिलोन एंड मलाया, और जो तमिल माइग्रेंट्स थे, तमिल इंडेंटेड लेबर थे, वो कहाँ पे जाते थे, सिलोन में। सिलोन किसका नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम है। और मलाया ये मालदीव का पुराना नाम है, जो 2 आइलैंड कंट्री हैं हमारी साउथ में, तो वहाँ पे जाते थे तमिल माइग्रेंट्स, सिलोन और मलाया में। इंडेंचर्ड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूट फॉर टी प्लांटेशंस इन असम। रिक्रूट होता है भर्ती करना, असम के टी प्लांटेशंस के लिए भी इंडेंचर्ड लेबर की भर्ती की जाती थी, वहाँ पे भी काम करने के लिए इंडेंचर्ड वर्कर्स जाते थे। Recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission. जो इंडेंचर्ड लेबरर की जो रिक्रूटमेंट होती थी, मीन्स भर्ती होती थी, वो एक एजेंट करता था और उस एजेंट को एम्प्लॉयर इंगेज करता था, मीन्स अपॉइंट करता था। और एजेंट को इंडेंचर्ड लेबरर्स की रिक्रूटमेंट करने के लिए, भर्ती करने के लिए एम्प्लॉयर स्मॉल कमीशन देता था। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty and oppression in their home villages.
कुछ माइग्रेंट्स कौन होते थे? जो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में दूसरी कंट्री में माइग्रेशन करते थे, वो होते थे माइग्रेंट्स। वो एग्री हो जाते थे एजेंट्स के बोलने पर काम करने के लिए या दूसरी कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि वो दो चीज़ों से स्केप बचना चाहते थे, एक तो पॉवर्टी से और एक अप्रेशन मीन्स दमन से, क्योंकि उनके गांव में उनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ता था और दूसरे लोग उनको अप्रेस भी करते थे, मीन्स दबाते थे। तो इस पॉवर्टी और अप्रेशन से बचने के लिए वो माइग्रेशन कर जाते थे दूसरी कंट्री में और एजेंट्स की बात को मान लेते थे। एजेंट्स आल्सो टेम्प्टेड द पर्सपेक्टिव माइग्रेंट्स by providing false information about final destinations, modes of travel, and the nature of the work and living and working conditions. एजेंट्स टेम्पटेंट मतलब कि होता है किसी को लालच देना। पर्सपेक्टिव माइग्रेंट्स होते हैं भविष्य में माइग्रेशन करने वाले, जो इंडेंचर्ड लेबर थे उन्हीं को क्या बोलेंगे? पर्सपेक्टिव माइग्रेंट्स। पर्सपेक्टिव होते हैं भावी, भविष्य में जाने वाले। तो एजेंट्स प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को मीन्स इंडेंचर्ड लेबरर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे डेस्टिनेशंस के बारे में। डेस्टिनेशंस मीन मंजिल के बारे में, जाना कहीं और होता था और ले कहीं और जाते थे। मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग के मोड के बारे में भी उनको कहते थे कि तुम्हारे को बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी करवाएंगे, यात्रा तुम्हारी काफ़ी कंफर्टेबल होगी। द नेचर ऑफ द वर्क के नेचर के बारे में भी उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि वहाँ पे आप जाओगे आपको अच्छा काम मिलेगा। उसके बाद में लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, और ये भी कहा गया कि आपकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होंगी, आपको रहने के लिए और काम करने के लिए अच्छी कंडीशंस मिलेंगी। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट even told that they were to embark on a long sea voyage, लेकिन कभी भी माइग्रेंट्स को मीन्स इंडेंचर्ड लेबरर को ये नहीं बताया जाता था कि उनको लंबी समुद्री यात्रा पे चढ़ाया जाएगा या भेजा जाएगा। इम्बार्क का मीन हो गया भेजा जाना और सी वॉयज समुद्री यात्रा। वो कहते थे कि आपको हम सिर्फ 100 या 200 किलोमीटर्स लेके जाएंगे और उनको है ना 4-5 हज़ार किलोमीटर ले जाया जाता था। फिर ये झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी इस मैटर में भी उनको। समटाइम्स एजेंट्स एवन फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स, यदि कोई लेस विलिंग होता था, जाने का इच्छुक नहीं होता था, तो उसको ज़बरदस्ती अबडक्टेड कर लिया जाता था, मीन्स उसका अपहरण कर लिया जाता था। 19th century indenture has been described as a new system of slavery. स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी के इंडेंचर्ड लेबर को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाता है। लोगों को गुलाम बनाने का एक नया तरीका भी इसको बोला जाता है। ऑन अराइवल एट प्लांटेशंस लेबरर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन्ड। स्टूडेंट्स, जब इंडेंचर्ड लेबरर अपने गांव को छोड़ करके एम्प्लॉयर्स के साथ में काम करने के लिए प्लांटेशंस में आ जाते थे, तो प्लांटेशंस में अराइवल होने के बाद मीन्स आने के बाद वो देखते हैं कि कंडीशंस तो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा बोल करके उनको लाया था उससे कंडीशन क्या है, बिल्कुल अलग हैं। जो उन्होंने इमेजिन किया था, कल्पना की थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स। लिविंग और वर्किंग कंडीशन कहा था उन्होंने, किसने? आपके एजेंट्स ने, कि आपको बेटर मिलेंगी, लेकिन लिविंग और वर्किंग कंडीशंस तो काफ़ी हार्श थी, मीन्स कठोर थी, और लेबरर्स को कोई लीगल राइट, कानूनी अधिकार नहीं थे। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओवन वेज ऑफ सर्वाइविंग। वर्कर्स ने खोज ली देयर ओवन वेज, अपने खुद के तरीके, ऑफ सर्वाइव करने के। मीन्स वर्कर्स ने इन दूसरी जगहों पे आने के बाद सर्वाइव करने के अपने खुद के तरीके ढूंढ लिए। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स, दो इफ कॉट दे फेस्ड सीवियर पनिशमेंट। मैनी ऑफ देम, उनमें से अनेक लोग, एस्केप्ड, भाग गए, इनटू वाइल्ड्स, जंगल में भाग गए अनेक। दो इफ कोट, यदि वो पकड़े जाते, दे फेस्ड सीवियर पनिशमेंट, उनको बहुत ही सीवियर मीन्स कठोर दंड दिया जाता था। अदर्स डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू। और दूसरों ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के कलेक्टिव मेथड भी ढूंढ लिए
और उसके साथ साथ इंडिविजुअल। कलेक्टिव मेथड तो क्या हो गया, वो किसी ग्रुप का पार्ट बन गए, और इंडिविजुअल खुद को भी एक्सप्रेस करना या दूसरों के सामने वो बताना सीख गए। और जब वो गए नई जगहों पे तो वहाँ पे एक ब्लेंडिंग मतलब मिल गई डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स, अलग अलग कल्चर फॉर्म मिल गई, ओल्ड और न्यू। क्योंकि जिन जगहों पे वो गए वहाँ की वो पुरानी कल्चर थी और वर्कर्स भी अपने नए कल्चर लेके गए, तो न्यू और आपके ओल्ड पुरानी कल्चर मिल गई और उससे एक नई कल्चर पैदा हुई। इन त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन was transformed into a riotous carnival called Hoshe for Imam Hussein, in which workers of all races and religions joined। देखिए इंडियन वर्कर्स ने किस तरीके से एडजस्टमेंट की कैरिबियन आइलैंड्स में जा कर के। एक कैरिबियन आइलैंड थी त्रिनिदाद। त्रिनिदाद में हर साल एक एनुअल प्रोसेसन होता था, उसका नाम था मुहर्रम। मुहर्रम क्या होता है, शिया कम्युनिटी होती है जो मुस्लिम्स की, शिया कम्युनिटी का ये एक फेस्टिवल होता है। ये कोई खुशी का दिन नहीं होता मुहर्रम, ये मातम का दिन होता है, क्योंकि उस दिन शिया लोगों के प्रोफेट थे जो इमाम हुसैन, उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स, देखिए इमाम हुसैन कौन था। इमाम हुसैन प्रोफेट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम को फाउंड किया उनके नाती थे, मीन्स उनकी लड़की के लड़के थे। और इमाम हुसैन को सुन्नी मुसलमानों ने मार दिया था और उसी के मरने के दिन को शिया मुस्लिम्स मुहर्रम के प्रोसेसन के रूप में या जुलूस के रूप में मनाते हैं। जितनी भी कंट्रीज़ में शिया मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे हर साल, इवन द वे हमारी कंट्री में भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है, प्रोसेसन निकलता है। इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद की जब मौत हुई 632 में, तो नया प्रोफेट चुनना था। तो नया प्रोफेट चुनने को लेकर के टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो ग्रुप्स में झगड़ा हो जाता है। कुछ लोग तो इमाम हुसैन के दामाद अली को नया प्रोफेट बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इमाम हुसैन प्रोफेट मोहम्मद के दोस्त अबू बकर को नया प्रोफेट बनाना चाहते थे। लेकिन उन दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में बात नहीं बनी। जिन लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद के दोस्त अबू बकर को नया प्रोफेट बना दिया वो तो बन गए सुन्नी मुसलमान, और जिन लोगों ने अली को प्रोफेट बनाया जो कि प्रोफेट मोहम्मद का क्या था, दामाद था, वो बन गए शिया मुस्लिम्स। लेकिन सुन्नी मुसलमानों ने प्रोफेट मोहम्मद के नाती जो कि शिया थे इमाम हुसैन, उसकी हत्या कर दी थी और उसकी हत्या के दिन को ही मुहर्रम के जुलूस के रूप में शिया मुस्लिम्स मनाते हैं। तो कैरिबियन आइलैंड के अंदर भी मुहर्रम का प्रोसेसन जुलूस निकलता था हर साल। जब तक वेस्ट इंडियन या कैरिबियन वर्कर्स थे तब तक तो वो मुहर्रम था, लेकिन जब इंडियन वर्कर्स वहाँ पे चले गए तो मुहर्रम किस में कन्वर्ट हो गया, होशे में। और उसमें है ना होशे में जो मुहर्रम से कन्वर्ट हुआ था होशे, उसमें सभी रेसिस, सभी नस्लों के और रिलीजन के लोग ज्वाइन करते थे। तो देख सकते हैं आप कि एक पुरानी कल्चर आपके वो नए लोगों के आने से किस तरीके से चेंज हो जाती है। मुहर्रम का प्रोसेसन जो कि त्रिनिदाद के अंदर मनाया जाता था वो होशे के एक फेस्टिवल में चेंज हो गया, किसके आने के बाद, अलग अलग आपके देशों से माइग्रेंट लेबर के आने के बाद। और ये राइटस कार्निवल बन गया, मतलब कि आपके एक उपद्रवी फेस्टिवल बन गया जिसमें राइट्स थोड़े बहुत दंगे करते हैं या मतलब कि आपके थोड़ा बहुत हा हुल्ला होता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं और एग्जाम्पल। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफारिनिज्म मेड फेमस बाय जमैकन reggae स्टार बॉब मार्ले is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean। स्टूडेंट्स ये त्रिनिदाद, जमैका, ये सभी के सभी कैरिबियन आइलैंड हैं और यहाँ यहीं पे इंडियन लोग गए थे आपके इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। तो एक वहाँ पे
प्रोटेस्ट रिलीजन, विद्रोही धर्म था। कहाँ पे था ये? जमैका में। इसका नाम था रास्ताफेरिनिज्म। और ये रास्ताफेरिनिज्म नाम का जो प्रोटेस्ट रिलीजन था, इसको किसने फेमस बनाया था? एक जमैकन रैगी स्टार था बॉब मार्ले, उसने इसको फेमस बनाया था। रैगी क्या होता है स्टूडेंट्स? रैगी एक म्यूजिक की फॉर्म थी जमैका के अंदर, ये भी कैरिबियन आइलैंड है। और इस रास्ताफेरिनिज्म प्रोटेस्ट रिलीजन में सभी सोशल और कल्चरल लिंक्स की हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, उसकी एक झलक देख सकते हैं। और उसमें इंडियन माइग्रेंट्स भी पार्टिसिपेट करते थे, इसके साथ साथ कैरिबियन माइग्रेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और रैगी म्यूजिक की फॉर्म थी जमैका में, मैंने बता दिया। तो देखिए अलग अलग किस तरीके से नई कल्चर और पुरानी कल्चर मिल जाती है एक दूसरे से। और जो इंडियन इंडेंटर लेबरर इंडिया से जाते हैं कैरिबियन आइलैंड्स में, चाहे वो जमैका में जाते हैं चाहे त्रिनिदाद में जाते हैं, वहाँ अपने आप को ढाल लेते हैं उन्हीं देशों के लेबरर्स के अकॉर्डिंग। चटनी म्यूजिक पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुयाना इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस। चटनी म्यूजिक था त्रिनिदाद और गुयाना में फेमस। त्रिनिदाद और गुयाना भी कैरिबियन आइलैंड्स हैं, अटलांटिक ओशन के अंदर ये आइलैंड्स हैं ये सारी की सारी। इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन। कंटेम्प्रेरी होता है उसी काल का, जिस काल में इंडेंचर्ड लेबर चल रहा था ना, उसी काल का होता है समकालीन। तो एक क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन या एक ये एग्जाम्पल है उस काल का, क्या? जो चटनी म्यूजिक है। मतलब कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत थी। क्रिएटिविटी तो आएगी इसमें जब इसमें अनेक जगहों से आने वाले लेबरर मिल जाते हैं और अनेक कल्चर के और आपके कस्टम और फेस्टिवल के लोग मिल जाते हैं। तो ये भी क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन है, उस टाइम की बहुत ही अच्छी क्रिएटिव अभिव्यक्ति है। पोस्ट इंडेंचर एक्सपीरियंस की, पोस्ट होता है इंडेंटर लेबर बनने के बाद इंडियन लोग जब उसमें मिल गए थे चटनी म्यूजिक में, तो वो काफ़ी क्रिएटिव हो गया था। पोस्ट होता बाद का। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और देखिए कल्चरल फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन मतलब कि मिश्रण या मिल जाना। तो वेस्ट इंडियन या कैरिबियन जो वर्कर्स हैं वो इंडियन वर्कर्स के साथ मिल जाते हैं, तो कल्चर का फ्यूजन हो जाता है, मीन्स मिश्रण हो जाता है। एक जगह की कल्चर दूसरी जगह से मिल जाती है और यही किस चीज़ को बनाती है? ग्लोबल वर्ल्ड को। और ग्लोबल वर्ल्ड और इस कल्चरल फ्यूजन से तो बनता है ही। और क्या खास बात होती है ग्लोबल वर्ल्ड की? वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गोट मिक्स। अलग अलग जगहों की जो थिंग्स हैं गेट मिक्सड, वो मिल जाती हैं एक दूसरे से। जैसे इंडियन कल्चर कैरिबियन कल्चर से मिल गई थी। क्यों मिल गई थी? क्योंकि वहाँ पे इंडियन इंडेंटेड लेबरर गए और वहाँ पे वो अपनी कल्चर ले गए और अपने कल्चर को उन्होंने किसके साथ फ्यूजन कर लिया, मिश्रित कर लिया? कैरिबियन वर्कर्स या कैरिबियन लोगों की कल्चर के साथ। लॉस्ट देयर ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स। और कई बार है ना ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक्स खो जाती है, या मतलब कि आपके जो असली पहचान है वो गुम हो जाती है। एंड बिकम समथिंग एंटायरली न्यू, एक नई पहचान सामने आ जाती है। जैसे इंडियन इंडेंटर लेबर कैरिबियन आइलैंड्स में गए तो उनकी कल्चर भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई और जो कैरिबियन वर्कर्स थे उनकी भी ख़त्म हो गई और दोनों की कल्चर थोड़ी थोड़ी मिल के एक नई कल्चर सामने आ गई। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से वर्कर्स ने वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट किया और उन्होंने कैरिबियन वर्कर्स के साथ में अपने आप को क्या कर लिया? मिला लिया और एक नई कल्चर पैदा कर दी। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर ए शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। स्टूडेंट्स, बहुत से इंडेंटेड वर्कर्स थे जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इंडिया में वापस आ गए, लेकिन बहुत से रिटर्न वापस चले गए थोड़ा सा टाइम इंडिया में गुजारने के बाद। कॉन्सिक्वेंटली देर आर लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट इन दीज कंट्रीज। और इसी वजह से, कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग क्या होता है? इसी वजह से कि इन कंट्रीज़ के अंदर, कैरिबियन कंट्रीज़ के अंदर या उन कंट्रीज के अंदर जिन कंट्रीज में इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर गए थे, उन कंट्रीज में इंडियन डिसेंट भारतीय मूल के लोगों की जो
पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, लार्ज कम्युनिटी इंडियन लोगों की वहाँ पे रहती है। हैव यू हर्ड ऑफ नोबेल प्राइज विनर राइटर वी.एस. नायपॉल? वी.एस. नायपॉल जो नोबेल प्राइज विनर राइटर है वो भी आपके कैरिबियन आइलैंड में रहता था, और वो भी कहाँ का था, इंडियन डिसेंट था उसका भी, वो भी इंडियन मूल का था। सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स शिवनारायण चंद्रपोल एंड राम नरेश सरवन। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से लोग जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं शिवनारायण चंद्रपोल और राम नरेश सरवन, उनके एक्सप्लॉइट्स को, उनके कारनामों को आप फॉलो करते हैं। इफ़ यू हैव वंडर्ड वाई देयर नेम साउंड वेगली इंडियंस, द आंसर इज दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। इफ़ यू हैव वंडर्ड, यदि आपको आश्चर्य होता है कि उनके नाम की साउंड वेगली मीन्स थोड़ी सी इंडियन है। देखो शिव नारायण, ये तो इंडियन माइथोलॉजी में क्या है, इंडियन गॉड के कैरेक्टर हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान के कैरेक्टर हैं। तो शिव नारायण, राम नरेश, तो ये इंडियन नेम है स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा सा वंडर होता है, आश्चर्य होता है कि उनके नाम थोड़े से इंडियंस क्यों हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर गए थे, माइग्रेंट्स गए थे, वो उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं के वंशज या उन्हीं की संतान हैं। वो जो लोग इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर वापस नहीं आए, तो उन्हीं की संतान कौन है, ये वी.एस. नायपॉल या क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपोल और राम नरेश सरवन। फ्रॉम द 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. स्टूडेंट्स, 1900 से इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का अपोजिंग मीन्स विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो इस सिस्टम को एब्यूजिव और क्रूल मानते थे। एब्यूजिव होता है अपमानजनक, और क्रूल मीन्स क्रूर या आपके बिना दया का। इट वॉज एबोलिस्ड इन 1921, और इसको एबोलिस्ट कब कर दिया गया, 1921 में, इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन को। येट फॉर ए नंबर ऑफ डेकेड्स आफ्टरवर्ड्स, descendants of Indian indentured workers often thought of as coolies remained an uneasy minority in the Caribbean islands. लेकिन decades क्या होता है, पीरियड ऑफ 10 years। इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन के ख़त्म होने के कई डिकेड्स के बाद भी जो इंडियन इंडेंटेड वर्कर्स के डिसेंडेंट या वंशज आज भी जो कैरिबियन आइलैंड में रह रहे हैं, उनको कुली माना जाता है, और उनकी लाइफ वहाँ पे बहुत ही अनईजी है, उनकी लाइफ में मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। एक तो माइनॉरिटी के अंदर हैं, और एक उनको कुली समझा जाता है, और उनकी लाइफ भी इजी नहीं है वहाँ पे। सम ऑफ नायपॉल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर देयर सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन। नायपॉल्स के जो हमने अभी पढ़ा, वी.एस. नायपॉल्स जो आपके इंडियन मूल का ही एक राइटर है, कैरिबियन आइलैंड में रहता है, मीन्स वेस्ट इंडीज में रहता है, तो उसके कुछ नॉवल है ना, इंडियन इंडेंटेड लेबर के अंदर किस चीज़ की सेंस बताते हैं, लॉस ऑफ एलिनेशन। तो नायपॉल के अर्ली नॉवल बताते हैं कि इंडियन इंडेंचर्ड लेबर के अंदर लॉस की मतलब बिछुड़ने की और एलिनेशन अलगाव की भावना आज भी है, मीन्स वो इतना ईजी फील नहीं कर रहे इन कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर। 2.5 इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन या उद्यमी। कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर भी 19th सेंचुरी में विदेश में काम करते थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड मार्केट के लिए, फूड उगाने के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत थी। लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट्स। जो बड़े बड़े प्लांटेशंस के मालिक थे स्टूडेंट्स, वो मनी कहाँ से बोरो करते थे, बैंक्स और मार्केट से। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पेजेंट्स, लेकिन गरीब किसानों को कैपिटल कहाँ से मिलती थी, आइए देखते हैं। एंटर द इंडियन बैंकर्स, यहीं से इंडियन बैंकर्स की एंट्री होती है।
किस चीज़ के लिए? लास्ट पैसेज में हमने स्टडी किया था कि बड़े बड़े प्लांटेशंस के मालिक तो बैंक से लोन ले लेते थे खेती करने के लिए, लेकिन हम्बल पीजेंट छोटे मोटे किसानों को लोन कौन देता था? स्टूडेंट्स, उनको लोन देते थे इंडियन बैंकर। डू यू नो ऑफ द शिकारपुरी श्रॉप्स एंड नट्टूकुट्टी चेटियार? क्या स्टूडेंट आप शिकारपुरी श्रॉप्स और नट्टूकुट्टी चेटियार के बारे में जानते हैं? दे वर अमंगस्ट द मैनी ग्रुप्स ऑफ bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia using either their own funds or those borrowed from European banks. Students, शिकारपुरी श्रॉप्स और नट्टूकुट्टी चेटियार ये इंडियन बैंकर और ट्रेडर थे। ये एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को क्या देते थे? फाइनेंस करते थे। फाइनेंस मीन्स कर्ज देते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को। और किस एरिया में? सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। इनके चाहे तो खुद के फंड होते थे। फंड्स मीन मतलब कि चाहे तो इनके खुद के पैसा होता था इनके पास में इकट्ठा किया हुआ, या ये किससे लेते थे? यूरोपियन बैंक से उधार ले लेते थे और फिर है ना यूरोपियन बैंक से लिए हुए पैसे को किसको देते थे? ये किसानों को देते थे ब्याज पे। दे हैड ए sophisticated system to transfer money over large distances and even developed indigenous forms of corporate organization. स्टूडेंट्स, इनके पास में sophisticated system होता था। sophisticated होता है व्यवस्थित या शुद्ध या अच्छा सिस्टम था। टू ट्रांसफर मनी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, दूर दूर तक पैसा पहुंचाने का इनके पास एक शुद्ध सिस्टम था, मीन्स व्यवस्थित सिस्टम था इनके पास में। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? व्यवस्थित। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजिनस फॉर्म, इन्होंने देसी फॉर्म या देसी रूप भी बना लिए थे किसके? अपने कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के। कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टूडेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने खुद की जो देसी बिजनेस फर्म थी वो भी एस्टेब्लिश कर ली थी। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स आल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इन अफ्रीका। स्टूडेंट्स, इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते हुए अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। स्टूडेंट्स, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स तो यूरोपियन कॉलोनीज से भी आगे पहुंच जाते हैं। मीन्स जहां तक यूरोपियन लोग भी नहीं पहुंचे थे उनसे आगे कौन पहुंच जाते हैं? हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। वेंचर्ड बियॉन्ड का मतलब होता स्टूडेंट्स आगे निकल जाना। फ्रॉम द 1860s दे एस्टेब्लिश्ड फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, सेलिंग लोकल एंड imported curios to tourists whose numbers were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passenger vessels. स्टूडेंट्स, जो हैदराबादी सिंधी हैं 1860s में अपने खुद के फ्लरिशिंग एम्पोरिया बना लेते हैं वर्ल्ड की बिजी पोर्ट के ऊपर। जो वर्ल्ड की व्यस्त बंदरगाहें थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी उनके ऊपर वो अपने क्या बना लेते हैं? गोदाम बना लेते हैं। गोदाम क्या होते हैं? एम्पोरिया या बिक्री भंडार, सामान बेचने की बड़ी बड़ी वो दुकानें या भंडार वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं। सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियोस टू टूरिस्ट, और उन एम्पोरिया से निकाल करके वो लोकल स्थानीय चीज़ें और इम्पोर्टेड क्यूरियस क्या हो गया स्टूडेंट्स? विदेशी वस्तुएं किसको बेचते थे? टूरिस्ट को बेचते थे। और टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट का नंबर कब स्वेल होने लग जाता है, कब बढ़ने लग जाता है? जब है ना सेफ और कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स आ जाते हैं। वेसल्स क्या होते हैं? समुद्री जहाज़। जो पैसेंजर को ढोते थे ना उनको बोलते हैं वेसल्स। तो पैसेंजर वेसल हो गए पैसेंजर्स को ढोने वाले समुद्री जहाज़। तो स्टूडेंट्स, जब सेफ़ और कंफर्टेबल बिल्कुल सुरक्षित और आरामदायक आपके समुद्री जहाज़ आ जाते हैं तो वर्ल्ड की बिजी पोर्ट के ऊपर जो स्वेल है, जो बढ़ोतरी है पैसेंजर्स की वो हो जाती है। और है ना उसका फ़ायदा किसको मिलता है? हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स को। कैसे मिलता है? क्योंकि है ना वो उन टूरिस्ट को लोकल और इम्पोर्टेड क्यूरियस मतलब कि आयातित वस्तुएं उनको बेचते हैं। क्यूरियस होता है स्टूडेंट्स ये
कलाकृतियों को बोलते हैं। 2.6 इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। स्टूडेंट्स, कॉलोनियल पावर थी जो ब्रिटेन, उसने 19th सेंचुरी में इंडियन ट्रेड को कैसे अफेक्ट किया और इंडिया का ग्लोबल लेवल पे क्या रोल था, ये भी हम देखेंगे इस पार्ट में। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। स्टूडेंट्स, यदि हम इंडिया का इतिहास देखें तो इंडिया में बहुत ही फाइन किस्म का कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाता था। सूती कपड़ा बहुत ही शानदार किस्म का होता था और इंडिया उस फाइन कॉटन टेक्सटाइल को कहाँ पे एक्सपोर्ट करता था? यूरोप में। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मीन्स इंडस्ट्री बढ़ी, तो ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर फैलने लग गया, मीन्स ब्रिटेन की कॉटन इंडस्ट्री फैलने लग गई। तो जो ब्रिटेन के स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मतलब आपके इंडस्ट्री के मालिक थे, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, तो गवर्नमेंट पे दबाव बनाया कि आप है ना जो इंडिया से कॉटन का इंपोर्ट होता है उसको रोक दो और आप अपने देश की ही लोकल इंडस्ट्री को, मीन्स हमारे को प्रोटेक्ट करो। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात मानी और देखिए उसने किस तरीके से ब्रिटेन के अंदर इंडियन कपड़े के इंपोर्ट को रोक दिया। टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन क्लॉथ इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। स्टूडेंट्स, जो इंडिया से ब्रिटेन में कपड़ा इंपोर्ट होता था उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दी गई। टैरिफ्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सीमा शुल्क होता है, बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगन टू डिक्लाइन। तो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या हो गया, जो इनफ्लो था, जो इम्पोर्ट था फाइन इंडियन कॉटन का ब्रिटेन में, वो डिक्लाइन हो गया। मीन्स अब है ना पहले की बजाय कम कपड़ा ब्रिटेन में इंपोर्ट होने लग गया इंडिया से, क्योंकि उन्होंने क्या लगा दिया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर में आकर के इंडियन कपड़े पे टैरिफ लगा दिया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स आल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स फॉर देयर क्लॉथ। स्टूडेंट्स, अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स भी अपने लिए दूसरे देशों में मार्केट ढूंढने लग गए। हमने पिछले पैसेज में पढ़ा था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री आ गई थी और मल्टीपल क्लॉथ प्रोड्यूस होने लग गया था, कई गुना कपड़ा बनने लग गया था। तो स्टूडेंट्स, अब उस कपड़े को बेचने के लिए मार्केट चाहिए थी ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स को। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? बिजनेसमैन। तो उन्होंने इसको सीक मीन ढूंढना शुरू कर दिया। किस चीज़ को? ओवरसीज मार्केट को। दूसरे देशों में अपने क्लॉथ को बेचने के लिए वो मार्केट ढूंढने लग गए। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय tariff barriers, Indian textiles now faced stiff competition in other international markets. स्टूडेंट्स, ब्रिटेन वालों ने इंडियंस को है ना अपने मार्केट से बाहर कर दिया। किस चीज़ के बेस पे? टैरिफ बैरियर लगा करके। मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में, ये बॉर्डर पे लगने वाला एक टैक्स होता है। तो इंडियन लोगों को अपनी मार्केट से ब्रिटिश लोगों ने कैसे बाहर किया? उनके ऊपर, इंडियन कपड़े के ऊपर टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। इंडियन टेक्सटाइल नाउ, अब एक तो वो ब्रिटेन में नहीं जा सकता था इंडिया का माल टैरिफ बैरियर की वजह से। अब इंडियन जो टेक्सटाइल के मालिक थे, जो भारतीय कपड़े के व्यापारी थे, उनको अब एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ी और वो प्रॉब्लम थी, उनको है ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। बहुत ही कड़ा होता है स्टिफ, बहुत ही कठोर कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा, क्योंकि पहले तो मार्केट में इंडियन कपड़ा बिकता था, लेकिन अब मार्केट के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट थी उसमें ब्रिटेन का इंडस्ट्री का बना हुआ कपड़ा ज़्यादा बिकने लग गया। इफ़ वी लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, we see a steady decline of the share of cotton textiles from some 30% around 1800 to 15% by 1815. By the 1870s, this proportion had dropped to below 30%.
स्टूडेंट्स, इंडियन टेक्सटाइल का हम फिगर दिखा देते हैं आपको किस तरीके से लगातार स्टडी होता है, लगातार डिक्लाइन आया इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के शेयर में। वर्ल्ड मार्केट के रेफरेंस में देखें तो 1800 में इंडिया का वर्ल्ड मार्केट में 30% शेयर था, 1815 में 15% हो गया और 1870 में ड्रॉप होकर के कितना हो गया, सिर्फ 3%। देख सकते हैं कि आप कितना डिक्लाइन या कितनी गिरावट आती है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के कपड़े में इंटरनेशनल मार्केट के रेफरेंस में देखें तो। व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट? स्टूडेंट्स, जब इंडियन कपड़ा इंटरनेशनल मार्केट में जाना बंद हो गया तो फिर इंडिया किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता था? द फिगर्स अगेन टेल ए ड्रामेटिक स्टोरी। स्टूडेंट्स, हमारे सामने कुछ ऐसी फिगर आएंगे अब जो हमारे को काफ़ी ड्रामेटिक स्टोरी के बारे में, मीन्स तेज़ी से बदलने वाली कहानी के बारे में बताएंगी। वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्स डिक्लाइन रैपिडली, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज्ड इक्वली फास्ट। जब इंडिया से मैन्युफैक्चर्स का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, मैन्युफैक्चर क्या थे? जो इंडिया से बना बनाया कपड़ा जाता था उसको बोलते थे मैन्युफैक्चर्स। तो उसका एक्सपोर्ट इंडिया से डिक्लाइन हो गया रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से। उसके साथ साथ में क्या हुआ देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज्ड इक्वली फास्ट। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट उतनी ही तेज़ी से होने लग गया। एक साइड में तो जो आपके हमारा कॉटन टेक्सटाइल था, बना बनाया कपड़ा, उसका एक्सपोर्ट बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल कच्चे माल का एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से बढ़ जाता है। ये उल्टा हो गया स्टूडेंट्स। अब मीन्स अब है ना, तैयार माल की बजाय क्या चीज़ जाने लग गई? कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंडिया से जाने लग गया। बिटवीन 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स रोज फ्रॉम 5% to 35%। 1812 से 1871 के बीच में इंडिया से रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया? 5% से 35%। मीन्स 1812 में 5% था और 1871 में कितना हो गया? 35%। इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ was another important export for many decades। स्टूडेंट्स, इंडिया से जाने वाली जो दूसरी इम्पोर्टेंट वस्तु थी जो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट की जाती थी वो थी इंडिगो। पहले नंबर पे तो हो गया कॉटन और दूसरे नंबर पे हो गया इंडिगो। इंडिगो का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता था? डाइंग क्लॉथ, कपड़े को रंगने के लिए। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एज यू हैव रीड लास्ट ईयर, ओपियम शिपमेंट्स टू चाइना grew rapidly from the 1820s to become for a while India's single largest export। लास्ट ईयर आपने पढ़ा स्टूडेंट्स कि ओपियम के जहाज़ इंडिया से चाइना में जाते थे और उनको कौन भेजता था इंडिया से चाइना में? ब्रिटिश लोग। क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया में क्या करते थे? ओपियम उगाते थे और उसको चाइना में भेजते थे। और 1820s के टाइम में इंडिया से जाने वाली सिंगल लार्जेस्ट कोई वस्तु बन गई थी। सबसे ज़्यादा यदि किसी का एक्सपोर्ट होता था तो वो किसका होता था 1820s में? ओपियम का, अफीम का। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया। स्टूडेंट्स, ब्रिटेन इंडिया में अफीम उगाता था एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना, और उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट करता था? चाइना में। एंड विद द मनी अर्न्ड थ्रू दिस सेल इट फाइनेंस्ड इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। वो चाइना में इंडिया से जाने वाली जो ओपियम बेचता था, उस ओपियम से ब्रिटेन मनी अर्न करता था, पैसा कमाता था, और उस पैसे का इस्तेमाल वो चाइना से किन चीज़ों को ख़रीदने में करता था? टी या कोई दूसरी चीज़ों को ख़रीदने में करता था। ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी, मीन्स मशीनों में बना हुआ जो माल था,
उसकी इंडियन मार्केट में बढ़ आ जाती है। बहुत ही लार्ज स्केल पे ब्रिटेन का इंडस्ट्री का बना हुआ कपड़ा और दूसरा माल इंडियन मार्केट में आ जाता है। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। और इंडिया से कौन सी चीज़ें जानी शुरू हो जाती हैं वर्ल्ड मार्केट में और इसके साथ साथ ब्रिटेन में? फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल, और बहुत ही तेज़ी से जाने लग जाते हैं। जिस तेज़ी से ब्रिटेन का मशीनी माल इंडिया में आता है उसी तेज़ी से फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल ब्रिटेन में और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में इंडिया से जाते हैं। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. लेकिन स्टूडेंट्स, इंडिया से आपके एक्सपोर्ट कम होता था ब्रिटेन को, लेकिन ब्रिटेन का इंपोर्ट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होता था। मीन्स ब्रिटेन का माल हमारी कंट्री में ज़्यादा आता था और हमारी कंट्री का माल ब्रिटेन में थोड़ा जाता था। तो जब है ना एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट। और जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। तो ब्रिटेन का इंडिया में आपके एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कम था, लेकिन है ना ब्रिटेन का इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा था। तो ब्रिटेन क्या था आपके ट्रेड सरप्लस में और इंडिया क्या था? ट्रेड डेफिसिट में। ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स विद अदर कंट्रीज, दैट इज विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू। स्टूडेंट्स, जो ब्रिटेन को इंडिया से ट्रेड सरप्लस होता था क्योंकि उसका माल इंपोर्ट ज़्यादा होता था इंडिया में और हमारा वहाँ पे कम जाता था, तो हम ट्रेड डेफिसिट में थे और ब्रिटेन किस में था? ट्रेड सरप्लस में। तो इंडिया से जो ट्रेड सरप्लस या जो बेनिफिट मिलता था उसको ट्रेड के रूप में, तो ब्रिटेन उस बेनिफिट का या उस पैसे का यूज़ कहाँ पे करता था? दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो उसको ट्रेड में डेफिसिट होता था उनको पूरा करने में। मीन्स इंडिया से जो उसको ट्रेड सरप्लस होता था, फ़ायदा होता था, उसकी कमी कहाँ पे पूरी करता था वो? जो उसको दूसरी कंट्री के साथ डेफिसिट मीन्स घाटा होता था। दिस इज हाउ ए मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम्स वर्क्स। इट अलाउज वन कंट्रीज डेफिसिट विद अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड बाय इट्स सरप्लस विद ए थर्ड कंट्री। मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम कैसे काम करता है? इसमें जब मान लीजिए आपको एक कंट्री को जब कोई डेफिसिट हो जाता है, घाटा हो जाता है दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हुए, तो वो अपने ट्रेड को कैसे पूरा करती है? थर्ड कंट्री के सरप्लस के साथ में। ब्रिटेन को जहाँ दूसरी कंट्री से डेफिसिट होता था, घाटा होता था ट्रेड में, तो उस घाटे की कमी कहाँ से पूरी करता था? इंडिया वाले सरप्लस से। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट, इंडिया प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ब्रिटेन के डेफिसिट को बैलेंस करने में या ब्रिटेन के घाटे को पूरा करने में इम्पोर्टेंट रोल इंडिया ने प्ले किया, ब्रिटेन की हेल्प की, और इसके साथ साथ लेट 19th सेंचुरी की वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इंडिया ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ब्रिटेन्स ट्रेड सरप्लस इन इंडिया आल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस दैट इंक्लूड प्राइवेट रेमिटेंस home by British officials and traders, interest payments on India's external debt, and pensions of British officials in India. स्टूडेंट्स, ब्रिटेन को इंडिया से जो ट्रेड सरप्लस होता था, ट्रेड में जो बेनिफिट मिलता था, उससे है ना ब्रिटिश लोग कुछ होम चार्जेस, देसी खर्चे भी पूरे करते थे। सो कॉल्ड होते हैं तथाकथित या कहे गए या पहले ही बोले गए, मतलब इन खर्चों के बारे में पहले ही बोल दिया जाता था कि इन खर्चों को हम इंडिया वाले ट्रेड सरप्लस से ही निकालेंगे। तो कौन कौन से वो होम चार्जेस थे? घरेलू खर्चे, प्राइवेट
रिमिटेंस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स। रिमिटेंस होती है स्टूडेंट्स रकम जो ब्रिटिश ऑफिशियल और ब्रिटिश ट्रेडर अपने घर पे जो रकम भेजते थे अपनी फैमिली के लिए, वो भी इस ट्रेड सरप्लस से ही क्या होती थी, पूरी होती थी। रिमिटेंस क्या होती है, रकम। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ रकम भेजते थे ताकि उनका खर्चा चल जाए। तो ये रकम किससे पूरी होती थी, इंडिया के साथ होने वाले ट्रेड सरप्लस से। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट। स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे जो कर्जा चढ़ा रखा था, एक्सटर्नल होता है बाहरी या विदेशी। जो विदेशी कर्जा इंडिया पे उन्होंने चढ़ा रखा था, उस कर्जे की इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज की रकम भी इस ट्रेड सरप्लस से ही पूरी होती थी। एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको पेंशन भी इसी ट्रेड सरप्लस से दी जाती थी। तो देखिए कितने तरह के कर्जे यहाँ से पूरे होते हैं। स्टूडेंट्स, एक फिगर नंबर्स आपके 17 पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस ये लंदन में लोकेटेड है, इसका ध्यान रखें। और सूरत, फिगर नंबर 18 पे सूरत का जिक्र आया है। तो सूरत स्टूडेंट्स तापी रिवर के किनारे स्थित है। और 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के अंदर सूरत है ना, मेन सेंटर था ओवरसीज ट्रेड का इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ों का आप।